क्या मैं इस बेंच पर बैठ सकती हूँ? नहीं नहीं, आप उठिए नहीं, मेरे लिए तो ये कोना ही काफ़ी है। आप शायद हैरान होंगे कि मैं दूसरी बेंच पर क्यों नहीं जाती। इतना बड़ा पार्क, चारों तरफ खाली बेंचें, मैं आपके पास ही क्यों धंसना चाहती हूँ। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जिस बेंच पर आप बैठे हैं वह मेरी है। जी हाँ, मैं यहाँ रोज़ बैठती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत ना समझें, इस बेंच पर मेरा कोई नाम नहीं लिखा। भला म्यूनसिपैलिटी की बेंचों पर नाम कैसा? लोग आते हैं, घड़ी दो घड़ी बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। किसी को याद भी नहीं रहता कि फला दिन फला आदमी इस बेंच पर बैठा था। उसके जाने के बाद बेंच पहले की तरह ही खाली हो जाती है। जब कुछ देर बाद कोई नया आगंतुक आकर उस पर बैठता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि कुछ देर पहले वहां कोई स्कूल की बच्ची बैठी थी, या कोई अकेली बुढ़िया, या फिर नशे में धुत कोई जिप्सी। नहीं जी, नाम वहीं लिखे जाते हैं जहां आदमी टिक कर रहे। तभी तो घरों के नाम होते हैं, या फिर कब्रों के। हालांकि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कब्रों पर नाम ना भी रहे तो भी कोई खास अंतर नहीं पड़ता। कोई जीता जागता आदमी जानबूझकर दूसरे की कब्र में घुसना पसंद नहीं करेगा। आप उधर देख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी की तरफ? नहीं, इसमें हैरानी की तो कोई बात नहीं। शादी ब्याह के मौक़ों पर लोग अब भी घोड़ा गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हर रोज़ देखती हूँ, इसीलिए मैंने ये बेंच अपने लिए चुनी है। यहाँ बैठकर आंखें सीधी गिरजे पर जाती हैं, आपको अपनी गर्दन टेढ़ी नहीं करनी पड़ती। बहुत पुराना गिरजा है। इस गिरजे में शादी करवाना बहुत बड़ा गौरव माना जाता है। लोग 8-10 महीने पहले से अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। वैसे सगाई और शादी के बीच इतना लंबा अंतराल ठीक नहीं। कभी कभी बीच में मनमुटाव हो जाता है और ऐन विवाह के मुहूर्त पर वर वधू में से कोई भी दिखाई नहीं देता। उन दिनों ये जगह सुनसान पड़ी रहती है, ना कोई भीड़, ना कोई घोड़ा गाड़ी। भिखारी भी खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैंने सामने वाली बेंच पर एक लड़की को देखा था, अकेली बैठी थी और सूनी आंखों से गिरजे को देख रही थी। पार्क में यही एक मुश्किल है, इतने खुले में भी सब अपने आप में बंद बैठे रहते हैं। आप किसी के पास जाकर सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कह सकते। आप दूसरों को देखते हैं, दूसरे आपको। शायद इससे भी कोई तसल्ली मिलती हो। यही कारण है अकेले कमरे में जब तकलीफ दुश्वार हो जाती है तो अक्सर लोग बाहर चले आते हैं, सड़कों पर, कभी पब्लिक पार्क में, कभी किसी पब में। वहाँ आपको कोई तसल्ली ना भी दे तो भी आपका दुख एक जगह से मुड़कर दूसरी तरफ करवट ले लेता है। इससे तकलीफ का बोझ कुछ कम तो नहीं होता, लेकिन आप उसे कुली के सामान की तरह एक कंधे से उठाकर दूसरे कंधे पर रख देते हैं। यह क्या कम राहत है? मैं तो ऐसा ही करती हूँ। सुबह से ही अपने कमरे से बाहर निकल आती हूँ। नहीं नहीं, आप गलत ना समझें, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं धूप की खातिर यहाँ आती हूँ। आपने देखा होगा, सारे पार्क में सिर्फ यही एक बेंच है जो पेड़ के नीचे नहीं है। इस बेंच पर एक पत्ता भी नहीं झड़ता। फिर इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि यहाँ से सीधे मैं गिरजे की तरफ देख सकती हूँ। लेकिन
ये शायद मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को देखने की उत्सुकता जीवन भर खत्म नहीं होती। अब देखिए, आप इस पैराम्बुलेटर के आगे बैठे थे। पहली इच्छा हुई झांक कर भीतर देखूं, जैसे आपका बच्चा औरों से अलग होगा। अलग होता नहीं, इस उम्र के अमूमन सारे बच्चे एक से लगते हैं। फिर भी जब मैं किसी पैराम्बुलेटर के सामने से गुजरती हूँ तो एक बार भीतर झांकने की ज़बरदस्त इच्छा होती है। मुझे कभी कभी सोचकर बड़ा अचरज होता है कि जो चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी को पकड़ने में मदद देती हैं, वही चीज़ें हमारी पकड़ के बाहर हैं। हम ना उनके बारे में कुछ सोच सकते हैं, ना किसी दूसरे को बता सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपनी जन्म की घड़ी के बारे में कुछ भी याद कर सकते हैं? या अपनी मौत के बारे में किसी को कुछ बता सकते हैं? या फिर अपने विवाह के अनुभव को हूबहू अपने भीतर दोहरा सकते हैं? मेरा मतलब, क्या आप उस क्षण को याद कर सकते हैं जब आप एकाएक ये फैसला कर लेते हैं कि आप अलग न रहकर किसी दूसरे के साथ रहेंगे जिंदगी भर? मेरा मतलब है, क्या आप सही सही उस बिंदु पर उंगली रख सकते हैं जब आप अपने भीतर के अकेलेपन को थोड़ा सा सरकाकर किसी दूसरे को वहां आने देते हैं? जी हाँ, उसी तरह जैसे कुछ देर पहले आपने थोड़ा सा सरक कर मुझे बेंच पर आने दिया था, और अब मैं आपसे ऐसे बातें कर रही हूँ मानो आपको बरसों से जानती हूँ। लीजिए, अब 2-4 सिपाही भी गिरजे के सामने आकर खड़े हो गए। अगर इसी तरह भीड़ जमा होती गई तो आने जाने का रास्ता भी रुक जाएगा। कभी कभी तो ये भ्रम होता है कि 15 साल पहले मेरे विवाह के मौके पर जो लोग जमा हुए थे, वही लोग आज भी हैं। वही घोड़ा गाड़ी, वही इधर उधर घूमते हुए सिपाही, जैसे इस दौरान कुछ नहीं बदला। अगर उनमें से कोई आज मुझे देखे तो क्या पहचान सकेगा कि बेंच पर बैठी ये अकेली औरत वही लड़की है जो सफ़ेद पोशाक में 15 साल पहले गिरजे की तरफ जा रही थी? सच बताइए, क्या पहचान सकेगा? आदमियों की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि वह घोड़ा मुझे जरूर पहचान लेगा जो उस दिन हमें खींच कर लाया था। जी हाँ, घोड़ों को देखकर मैं हमेशा हैरान रह जाती हूँ। कभी आपने उनकी आंखों में झांक कर देखा है? लगता है जैसे वे किसी बहुत ही आत्मीय चीज से अलग हो गए हैं, लेकिन अभी तक अपने अलगाव के आदी नहीं हो सके। इसीलिए वे आदमियों की दुनिया में सबसे अधिक उदास रहते हैं। क्या कहा आपने? नहीं, आपने शायद फिर मुझे गलत समझ लिया। मेरे कोई बच्चा नहीं और ये मेरा सौभाग्य है। बच्चा होता तो शायद मैं कभी अलग नहीं हो पाती। आपने देखा होगा, आदमी और औरत में प्यार ना भी रहे तो भी बच्चे की खातिर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मेरे साथ कभी ऐसी कोई रुकावट नहीं रही। इस लिहाज से मैं बहुत सुखी हूँ। अगर सुख का मतलब है कि हम अपने अकेलेपन को खुद चुन सकें। लेकिन चुनना एक बात है, आदी हो सकना बिल्कुल दूसरी। जब शाम को धूप मिटने लगती है तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ देर उस पब में जरूर बैठती हूँ जहाँ वह मेरी प्रतीक्षा करता था। जानते हैं उस पब का नाम? बोनापार्ट। जी हाँ, कहते हैं जब नेपोलियन पहली बार इस शहर में आया तो उस पब में बैठा था, लेकिन उन दिनों मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। जब पहली बार उसने मुझसे कहा हम बोनापार्ट के सामने मिलेंगे, तो मैं सारी शाम शहर के दूसरे सिरे पर खड़ी रही।
जहाँ नेपोलियन घोड़े पर बैठा था। आपने कभी अपनी पहली डेट इस तरह गुजारी है कि आप तो सारी शाम पब के सामने खड़े रहे और आपकी मंगेतर पब्लिक स्टैचू के नीचे? बाद में उसका जो शौक था मेरी आदत बन गई। हम दोनों हर शाम कभी उस जगह जाते जहाँ वह मुझे मिलने से पहले बैठता था, या उस शहर के उन इलाकों में घूमने निकल जाते जहाँ मैंने बचपन गुजारा था। ये आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि जब हम किसी व्यक्ति को बहुत चाहने लगते हैं तो न केवल वर्तमान में उसके साथ रहना चाहते हैं बल्कि उसके अतीत को भी निगलना चाहते हैं जब वो हमारे साथ नहीं था। हम इतने लालची और ईर्ष्यालु हो जाते हैं कि हमें ये सोचना भी असहनीय लगता है कि कभी ऐसा समय भी रहा होगा जब वो हमारे बगैर जीता था, सोता था, जागता था, प्यार करता था। फिर अगर कुछ साल उसी एक आदमी के साथ गुजार दें तो ये कहना भी असंभव हो जाता है कि कौन सी आदत आपकी अपनी है, कौन सी आपने उससे चुराई है। जी हाँ, ताश के पत्तों की तरह वो इस तरह आप में घुल मिल जाती हैं कि आप किसी एक पत्ते को उठाकर नहीं कह सकते कि ये पत्ता मेरा है और वो पत्ता उसका। मैं जब छोटी थी तो लकड़ी लेकर बादलों की तरफ इस तरह घुमाती थी जैसे वे मेरे इशारे पर आकाश में चल रहे हों। आप क्या सोचते हैं, बच्चे इस उम्र में जो कुछ देखते हैं या सुनते हैं वह क्या बाद में उन्हें याद रहता है? रहता जरूर होगा। कोई आवाज, कोई झलक या कोई आहट जिसे बड़े होकर हम उम्र के जाले में खो देते हैं। लेकिन किसी अनजाने मौके पर जरा सा इशारा पाते ही हमें लगता है कि इस आवाज को तो हमने कहीं सुना है। ये घटना या ऐसी ही कोई घटना पहले भी कभी हुई है। और फिर उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें अपने आप खुलने लगती हैं जो हमारे भीतर अरसे से जमा थी, लेकिन रोज़मर्रा की दौड़ धूप में जिनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन वे वहाँ हैं, घात लगाए कोने में खड़ी रहती हैं मौके की तलाश में। और फिर किसी घड़ी सड़क पर चलते हुए या ट्राम की प्रतीक्षा करते हुए या रात को सोने और जागने के बीच वे अचानक आपको पकड़ लेती हैं। और फिर तब आप कितना ही हाथ पांव क्यों ना मारें, कितना ही क्यों ना छटपटाएं, वो आपको छोड़ती नहीं। मेरे साथ भी एक रात ऐसा ही हुआ था। हम दोनों सो रहे थे और तब मुझे एक अजीब सा खटका सुनाई दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मैं अपने अकेले कमरे में हड़बड़ा कर जाग उठती थी और सहसा ये भ्रम होता था कि दूसरे कमरे में माँ और बाबू नहीं हैं, और मुझे लगता था अब मैं उन्हें कभी नहीं देख सकूंगी। तब मैं चीखने लगती थी, लेकिन उस रात मैं चीखी चिल्लाई नहीं। बिस्तर से उठकर देहरी तक आई, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर कोई न था। वापस लौटकर उसकी तरफ देखा, मगर वो दीवार की तरफ मुंह मोड़कर सो रहा था जैसे वो हर रात सोता था। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब मुझे पता चला कि वो खटका कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हुआ था। नहीं, मेरे भीतर भी नहीं, अंधेरे में एक चमगादड़ की तरह वह मुझे छूता हुआ निकल गया। न बाहर न भीतर, फिर भी चारों तरफ फड़फड़ाता हुआ। वो समझे मैं सठिया गई हूं। कैसा खटका? क्या मेरा पति किसी दूसरी औरत के साथ जाता था? क्या वो मेरे प्रति क्रूर था? जी हाँ, उसने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और मैं थी कि एक इडियट की तरह उसका मुंह ताकती रही। और तब मुझे पहली बार पता चला
कि अलग होने के लिए कोर्ट कचहरी जाना जरूरी नहीं है। कैसे हम पहली बार अलग अलग एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहे थे, वह पब के सामने, मैं मूर्ति के नीचे। कैसे उसने पहली बार मुझे पेड़ के तने से सटाकर चूमा था। कैसे मैंने पहली बार डरते डरते उसके बालों को छुआ था। जी हाँ, मुझे ये लगता था कि जब तक मैं उन्हें ये सच नहीं बता दूंगी तब तक उस रात के बारे में कुछ नहीं कह सकूंगी, जब पहली बार मेरे भीतर खटका हुआ था। और बरसों बाद ये इच्छा हुई थी कि मैं दूसरे कमरे में भाग जाऊं जहां मेरे माँ बाप सोते थे, लेकिन वह कमरा खाली था। मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े होने का मतलब है कि अगर आप आधी रात को जाग जाएं, कितना ही क्यों ना चीखे चिल्लाएं, दूसरे कमरे से कोई नहीं आएगा, वह हमेशा खाली रहेगा। देखिए, उस रात के बाद मैं कितनी बड़ी हो गई हूं। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती। भूचाल या बमबारी की खबरें अखबार में छपती हैं, दूसरे दिन सबको पता चल जाता है कि जहां बच्चों का स्कूल था वहां खंडहर है, जहां खंडहर थे वहां उड़ती धूल। लेकिन जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो किसी को कोई खबर नहीं होती। उस रात के बाद दूसरे दिन मैं सारे शहर में अकेले घूमती रही और किसी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। जब मैं पहली बार इस पार्क में आई थी, इसी बेंच पर बैठी थी जिस पर आप बैठे हैं। और हाँ, उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैं उसी गिरजे के सामने बैठी हूं जहां मेरा विवाह हुआ था। तब सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी कि हमारी घोड़ा गाड़ी सीधे गिरजे के सामने जा सके। हम दोनों पैदल चलकर यहां आए थे। आप सुन रहे हैं ऑर्गन पर संगीत? देखिए, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। संगीत की आवाज यहां तक आती है। इसे सुनते ही मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को चूमा है, अंगूठियों की अदला बदली की है। बस अब थोड़ी सी देर और वो बाहर आने वाले हैं। लोगों में अब इतना चैन कहां कि शांति से खड़े रहें। अगर आप जाकर देखना चाहें तो निश्चिंत होकर चले जाएं। मैं तो यहां बैठी ही हूं, आपके बच्चे को देखती रहूंगी। क्या कहा आपने? जी हाँ, शाम होने तक मैं यहीं रहती हूँ, फिर यहाँ सर्दी हो जाती है। दिन भर मैं ये देखती रहती हूँ कि धूप का टुकड़ा किस बेंच पर है, उसी बेंच पर जाकर बैठ जाती हूँ। पार्क का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ मैं घड़ी आधा घड़ी नहीं बैठती, लेकिन ये बेंच मुझे सबसे प्यारी है। एक तो इस पर पत्ते नहीं झड़ते, और दूसरे, अरे आप जा रहे हैं?